नमस्ते। स्वागत है आपका कहानियों की पोटली में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए आज सुनते हैं भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी दो गौरैया। घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं। पिताजी कहते हैं कि ये घर सराय बना हुआ है। हम तो यहाँ जैसे मेहमान हैं। घर के मालिक तो दूसरे ही कोई हैं। बगल में आम का पेड़ है। तरह तरह के पक्षी उस पर डेला डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता दिल्ली या पहुंचता था, वो पिताजी कहते हैं कि वो सीधा हमारे घर ही आता है, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते तो कभी कौवे, कभी तरह तरह की गौरैया। वो शोर मचता कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। पीसीओ तो चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। वो धमा चौकड़ी मचती है कि लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठना पसंद करता है तो दूसरा कहीं और। जो अंगीठी के पीछे बैठता है वो शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक और है जो बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर भी उसे पसंद है, और वो भी कभी कभी झांक जाती है। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, और मन आया तो बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम होते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार फैलाए कसरत करने लगते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गूं का संगीत सुनाई देता रहता है। और इतने पे ही नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं, पर्रे भी हैं, और चींटियों की तो फौज जैसे छावनी डाले हुए हैं। अब एक दिन दो गौरैया सीधे अंदर घुस आईं और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वो किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी किसी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी और वैसे ही उड़ गईं। और 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत से लगे पंखों में गोले हैं, जिसमें उन्होंने अपना बिछावन बिछा लिया है, और सामान भी ले आई हैं। वजह से बैठ के दोनों गाना गा रही हैं। जाहिर है कि उन्हें घर पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ ने सिर हिलाकर बोला कि अब तो ये नहीं उड़ेंगी। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। ये बात सुनते ही पिताजी को गुस्सा आ गया। वो उठ खड़े हुए और बोले कि देखता हूँ यहाँ कैसे रहती हैं। गौरैया मेरे आगे क्या चीज़ है, भी इनको निकाल कर बाहर करता हूँ। माँ ने कहा कि छोड़ो जी, चूहे तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को क्या निकालोगे। माँ कोई बात व्यंग में कहें तो पिताजी उबल पड़ते हैं। वो समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही हैं। वो फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई, और मुंह से "श, श" बाहें झुलाई और खड़े खड़े कूदने लगे। कभी बाहें झुलाते और कभी "श, श" करते। गौरैया ने घोंसले में सर निकालकर नीचे की ओर झांक कर देखा तो दोनों एक साथ चींची करने लगी। माँ भी खिलखिलाकर हंसने लगी। पिताजी को गुस्सा आया और वो बोले कि इसमें हंसने की बात क्या है। वैसे माँ को ऐसे मौक़ों पर हमेशा मजाक सूझता है। हंसकर बोली कि चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही हैं कि ये आदमी कौन है और क्यों नाच रहा है। तब पिताजी को और भी गुस्सा आ गया, और वो पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। गौरैया घोंसलों में से निकलकर एक दूसरे के पंख के डहने पर जा बैठी। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। माँ फिर से हंसने लगी और बोली कि ये निकलेंगे नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए होंगे। पिताजी गुस्से में लाठी उठा लाए और बोले कि निकलेंगे कैसे नहीं। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को ठकोरा, और
चींची करती हुई गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। माँ ने फिर हंसकर बोला, इतनी तकलीफ देने की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी और दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर। माँ फिर हंस दी, बोली कि तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुमने गौरैया को बाहर निकाल दिया। अरे एक दरवाजा तो खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो तभी तो निकलेंगी। अब पिताजी ने मुझे झिड़क कर कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है, जा दरवाजा बंद कर दे। मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उड़ाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सर पर लगते लगते बची। चींची करती चिड़ियां कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजों में से बाहर निकल गईं। माँ तालियां बजाने लगी। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। उसके बाद उन्होंने हुक्म दिया कि आज दरवाजे बंद रखो, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। अभी पंखे के ऊपर से चींची की आवाज सुनाई पड़ी। माँ फिर खिलखिलाकर हंस दी। मैंने सर उठाकर देखा तो दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थीं। माँ फिर खिलखिलाते हंसकर बोली, दरवाजे के नीचे से आ गई हैं। मैंने दरवाजे के नीचे देखा तो सचमुच दरवाजों के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी। पिताजी को बहुत गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी बल्कि हंसे जा रही थी। अब तो पिताजी गौरैयों पर पिल पड़े। उन्होंने दरवाजों के नीचे कपड़े ठूस दिए ताकि कहीं कोई छेद बचा ना रह जाए, और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। चिड़ियाँ चींची करती और फिर बाहर निकल गईं, पर थोड़ी ही देर में वो फिर से कमरे में मौजूद थीं। अब की बार वो रोशनदान में से आ गई थीं, जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। माँ ने अब की बार से गंभीरता से कहा, देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। पिताजी गुस्से में बोले कि क्या मतलब, मैं कालीन बर्बाद करवा लूं? और वो चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस चुके थे। फिर उन्होंने लाठी झुलाकर चिड़ियों को खदेड़ दिया। दोनों पिछले आंगन की दीवार पे जा बैठी। इतने में रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा तो चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वो फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। पिताजी ने फिर से लाठी उठा ली और उस दिन उन्होंने गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगाई। तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वो बाहर निकाल दी जाती और रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बोले कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। पर आखिर वो भी तंग आ चुके थे। आखिर जब उनकी सहनशीलता रुक गई तो वो कहने लगे कि गौरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। फौरन ही वहां से वो एक स्टूल उठा लाए। घोंसला तोड़ना आसान काम तो नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। वो गुस्से से बोले कि अगर किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ दो। घोंसलों में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो। पिताजी ने लाठी का सरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर फिर खींचा। दो तिनके घोंसले से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। माँ हंसकर बोली कि चलो, दो तिनके तो निकल आए, अब 2000 भी निकल जाएंगे। अभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा तो मुझे दोनों गौरैया नजर आईं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थीं। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी हुई थीं। इसी बीच दोनों कुछ दुबला गई थीं।
कुछ कुछ काली पड़ गई थीं और अब वो चहक भी नहीं रही थी। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे गलियां लाठी के सरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, चीची चीची चीची। पिताजी के हाथ ठिठक गए। ये क्या? क्या गौरैया लौट आई? उन्होंने झट से बाहर की तरफ देखा, लेकिन दोनों गौरैया दीवार पर गुमसुम बैठी थी। मैंने ऊपर देखा। पंख के गोले के ऊपर से नन्ही सी गौरैया सर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और ची ची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गौरैया वो अभी भी जाके जा रही थी, मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं और हमारे माँ बाप कहाँ हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। फिर मैंने देखा कि पिताजी स्टूल से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए और इसी बीच माँ भी कुर्सी से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़ियाँ अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे गले जा मिले। उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था और अब की बार पिताजी उनकी ओर देखकर केवल मुस्कुराते रहे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भीष्म साहनी जी की लिखी कहानी दो गौरैया। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है और आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कहानियाँ कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मेल आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ। शुक्रिया।